सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। लेक्चर फोर्थ स्टार्ट करेंगे हम लोग। और इन लेक्चर से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर में मुझे मैसेज कर दीजिएगा। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का हम लोग लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। और सीरियल वाइज सीरियल सारे प्लेलिस्ट में लेक्चर पड़े हुए हैं। क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक के नेम से प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाइए, सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोगों ने यहाँ तक खत्म करा था। यहाँ यहाँ हमने खत्म करा था डज नॉट लाई इन इट। और आज हम लोग पढ़ेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में। डोमेस्टिक टेरिटरी से पढ़ने से पहले डोमेस्टिक इनकम के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम ये बोलता था कि डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी वेदर बाय द रेसिडेंट और बाय द नॉन रेसिडेंट। ठीक है, ये बोलता था हमारा डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया काफी कि डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब क्या होता है। बट अब हम लोग जान लेते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी का ओवरऑल मतलब क्या होता है। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या पॉइंट आते हैं। मेनली डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब ये होता है कि जहाँ की हमारे लोग हमारी चीजें और हमारा कैपिटल सर्कुलेट कर सकता है फ्रीली। ठीक है। तो उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां हमारे लोग हमारे गुड्स और हमारी कैपिटल सर्कुलेट कर सकती हैं फ्रीली। ये सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात, टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर ऑफ अ कंट्री। सबसे पहली बात, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है। ठीक है। तो इंडिया के आसपास का एरिया, जितना वाटर एरिया है और जितनी भी बाउंड्रीज हैं, ये सारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आती हैं। इंडिया के अंदर जो चीजें हैं वो तो डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी है ही, बट साथ में जो वाटर एरिया है आसपास का, वो सारा हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है। तो वही बात लिखी है यहाँ कि टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर है जो आसपास का एरिया है हमारा वाटर का, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन का जो आसपास का एरिया है, वो सारा हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मान लीजिए हमारा यहाँ का कोई रेसिडेंट है और वो एयर इंडिया या क्या कहते हैं, एयर इंडिया कोई भी इंडिगो वगैरह की फ्लाइट वगैरह चला रहा है दो कंट्रीज के बीच में। जैसे मान लीजिए इंडियन शिप्स मूविंग बिटवीन जापान एंड कोरिया रेगुलरली और पैसेंजर प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन इंग्लैंड एंड कनाडा। तो वो जो प्लेन उड़ रहा है, जो प्लेन फ्लाई हो रहा है एक से दूसरी कंट्री इंग्लैंड और कनाडा के बीच में, या बोल दीजिए यूएसए कोरिया के बीच में, तो वो जो प्लेन है वो हमारी क्या होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी होगा। उसको कौन ऑपरेट कर रहा है, रेसिडेंट हमारा ऑपरेट कर रहा है, और वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है। भले चाहे वो दूसरी कंट्री में फ्लाई कर रहा हो, दूसरी कंट्री में ट्रेवल कर रहा हो, चाहे हमारा वो शिप हो चाहे वो प्लेन हो, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काउंट करा जाएगा, क्योंकि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है और हमारा ही उसे रेसिडेंट फ्लाई कर रहा है। ठीक है। फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। देखिए फिशिंग वेसल्स मतलब वो जो बड़े बड़े होते हैं फिशिंग वेसल्स, जो मछली पकड़ने के काम आते हैं। आपने देखा होगा, गूगल करिएगा आप, या तो मैं चलिए दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट रुकिए। हाँ, तो देख रहे हैं ना आप, ये है फिशिंग वेसल्स, ये होता है फिशिंग वेसल्स। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ पॉइंट। ये देखिए, ये फिशिंग वेसल्स है, ये ऐसा कुछ होता है। तो फिशिंग वेसल क्या है, अ फिशिंग वेसल इज अ बोट और अ शिप यूज्ड टू कैच फिश इन द सी और ऑन अ लेक और रिवर। ठीक है ना। तो कई सारे फिशिंग वेसल्स मतलब वो जो मछलियों को पकड़ने के लिए यूज करा जाता है। ठीक है। तो फिशिंग वेसल, तो मैंने बताया फिशिंग वेसल्स अभी अभी। तो फिशिंग वेसल्स क्या है, फिशिंग वेसल्स ऑयल एंड नेचुरल गैसेस, जो फिश वगैरह ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, प्लांट लगे रहते हैं ओशियंस में जिससे तेल निकलता है। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर। अब इंटरनेशनल वाटर का यहाँ मतलब क्या है, जैसे कि कोई समुद्र में, जैसे कि फिशिंग वेसल्स हमारे लोग मछली पकड़ने चले जाते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि जो फिशरमैन है वो श्रीलंका बॉर्डर में पकड़ लिए गए, मछली पकड़ने चले जाते हैं, तो वो सब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है। ठीक है ना। तो वही बात है, लिखा है कि इंटरनेशनल वाटर एंगेज्ड इन एक्सट्रैक्शन इन एरियाज इन विच कंट्री हैज द एक्सक्लूसिव राइट। मान लीजिए जैसे ऑयल वगैरह नेचुरल गैसेस वगैरह निकालने के लिए कभी कभी हम लोग अपने इंडियन ओशियन में निकालते हैं, कभी कभी दूसरे एरिया में भी जाते हैं हम लोग। उसके लिए हमारे पास राइट होता है, उसके लिए हम ऑर्डर हमारे पास होते हैं। तो वो सारे हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फिशिंग बोट्स ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन इन द इंटरनेशनल वाटर ऑफ द इंडियन ओशियन एज पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी। वही बात मैंने अभी आपको बताई कि
जैसे हमारे यहाँ के फिशरमैन इंटरनेशनल वाटर में मछली पकड़ने जैसे पकड़ते रहते हैं आपस में, तो वो जो हमारे यहाँ के फिशरमैन है वो सारे हमारे क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट है, ठीक है ना। अब देखिए, एम्बेसीज, कंसल्टेंट एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। फॉर एग्जांपल द इंडियन एम्बेसी इन द यूएसए। मान लीजिए जो इंडियन एम्बेसी है वो यूएसए में लोकेटेड है, तो वो क्या है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ठीक है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। और क्या कहते हैं, बट यूएसए जो एम्बेसी है, अगर यूएसए एम्बेसी इंडिया में लोकेटेड है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था वहाँ हमारे लोग हमारी चीजें और हमारे कैपिटल सर्कुलेट नहीं कर सकते हैं फ्रीली। हमारी कोई एम्बेसी अगर बाहर है, पाकिस्तान में, यूएसए में, किसी भी कंट्री में, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। बट अगर बाहर की कोई एम्बेसी हमारे यहाँ लोकेटेड है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ हमारी चीजें सर्कुलेट नहीं कर सकती फ्रीली। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का बोलने का मतलब यही है कि डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब कोई बाउंड्री नहीं होता है, कोई बाउंड्री नहीं डिफाइन करी गई है कि ये बाउंड्री है, यही डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है, या इकोनॉमिक टेरिटरी बोल दो या डोमेस्टिक टेरिटरी बोल दो, इसका मतलब बोलने का यही है कि जहां पे हमारे लोग हमारी चीजें आसानी से सर्कुलेट कर सकते हैं फ्रीली, ठीक है। तो 4 पॉइंट थे, इनको आपको बाय हार्ट लर्न करना है कि हाँ कौन कौन सी चीजें हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आती हैं, द थिंग्स विच कम्स अंडर डोमेस्टिक टेरिटरी। अब देखिए नोट में आप देखिए क्या लिखा हुआ, इट मे बी नोटेड इन कॉन्टेक्स्ट दैट डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट रिफर टू द एरिया ऑफ ओनरशिप। वही बात मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, कोई एक पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं डिसाइड कर दी गई है कि ये बाउंड्री है, ये डोमेस्टिक टेरिटरी है। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है इट ओनली रिफर टू द एरिया ऑफ, एक मिनट, इट ओनली रिफर टू द एरिया ऑफ ऑपरेशन वेयर आर पर्सन, आर गुड्स एंड आर कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। और अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए कुछ काम होगा तभी तो सर्कुलेट कर सकेंगे फ्रीली। तो 10 फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। और वही बात फिर से आगे, जो फैक्टर इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न करी गई है वही हमारी डोमेस्टिक इनकम के अंदर आती है। तो आई थिंक आपको डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब समझ में आया ही होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के बारे में थोड़ा समझते हैं, ठीक है। अब देखिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मैंने बताया था। देखिए फैक्टर इनकम मतलब होता है जो पैसा मेहनत करके कमाया है, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के भी कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकलता है मैंने आपको बताया था। नेट फैक्टर NFIE अगर आपको निकालना है तो फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पे टू अब्रॉड कर दीजिए तो आपका निकल आएगा। नॉर्मली मैं आगे जब न्यूमेरिकल कराऊंगा, अभी क्वेश्चंस काफी चीजें बताऊंगा, तो उसमें क्या होगा कि आपका क्वेश्चन में NFIE कभी बहुत ही मुश्किल है, जब आपकी लक हो तो क्वेश्चन में NFIE डायरेक्टली दे दिया जाता है। वैसे नॉर्मली NFIE डायरेक्टली नहीं दिया जाता, उसके अंदर के एलिमेंट मतलब कि फीफा। देखिए यहां मैं लिख देता हूं, NFIE इज इक्वल टू फीफा माइनस फीटा। फीफा माइनस फीटा मतलब क्या हुआ, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। इसके थ्रू हम निकालते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के कंपोनेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहली बात, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जो पैसा हम एम्प्लॉयज को दे रहे हैं। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, अगर आपको देखिए नेट आ गया ना, अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आपसे पूछा जाता तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या आता है, जो द मनी गिवन टू एम्प्लॉयज बाय द एम्प्लॉयर, जो पैसा एम्प्लॉयज को दिया जा रहा है थ्रू द एम्प्लॉयर। बट नेट आ गया तो नेट कैसे निकलेगा, नेट निकालने के लिए क्या करते हैं, इट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनसेशन रिसीव्ड बाय द रेसिडेंट वर्कर employed abroad and a similar payment made to non-resident worker who are employed temporarily within a domestic territory। वही बात है कि अगर आपको नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकालना है, मतलब कि आपको निकालना है कि नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मतलब कि आपके यहाँ कितना पैसा आया, एक्चुअल में कितना पैसा आया। तो आप एक काम करिए कि आपका जो रेसिडेंट बाहर काम कर रहा है उसका पैसा माइनस यहाँ जो बाहरी बंदा यहाँ काम कर रहा है उसका पैसा माइनस कर दीजिए। मतलब कि रेसिडेंट का पैसा माइनस नॉन रेसिडेंट का पैसा आप माइनस कर दीजिए, आपका नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकल आएगा। बात सिंपल सी, वही बात जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में करा जा रहा था वही यहाँ भी करा जा रहा है कि फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड मतलब कि जो कंपनसेशन बाहर से मिला है हमारे रेसिडेंट को माइनस जो हमने नॉन रेसिडेंट को पैसा दिया। भाई बाहर का कोई बंदा होगा वो हमारे यहाँ भी तो काम कर रहा होगा, तो उसको हम जो पैसा देंगे माइनस जो बाहर से कोई पैसा कमा के लाया है हमारा रेसिडेंट, उन दोनों को माइनस कर देंगे
करेंगे तो हमारा नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकल आएगा। और नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को निकालने का यही तरीका है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनसेशन रिसीव्ड बाय द रेसिडेंट। पहले किसको लिखेंगे, जो हमारा रेसिडेंट पैसा कमा के ला रहा है बाहर से, माइनस जो नॉन रेसिडेंट है जिसको हम पैसा देंगे, जो हमारी कंट्री में काम कर रहा है, जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रहा है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज रिफर टू द पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर्स टू द एम्प्लॉयज। मैं आपको बता चुका हूं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या होता है, जो एम्प्लॉयर जो नौकरी देता है वो एम्प्लॉयज को जब पैसा देता है तो उसको हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज देते हैं। अगर आपको नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकालना है, मतलब कि पूरी कंट्री का अगर निकालना है कि कितना पैसा एक्चुअल में आया, तो आप एक काम करिए, रिसीव्ड मतलब कितना पैसा आपके यहाँ आया माइनस कितना पैसा आपके यहाँ से गया, मतलब रेसिडेंट को कितना पैसा मिला माइनस नॉन रेसिडेंट को कितना पैसा दिया। आप इनको जब माइनस कर देंगे तो नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आ जाएगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमारा वेजेस एंड सैलरीज भी होता है, पेमेंट इन काइंड भी होता है, और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी होता है। वो सारे मैं आगे वाले लेक्चर्स में क्लियर करूंगा, ठीक है ना। पेमेंट इन काइंड मतलब ये होता है, उसमें आपको सैलरी की जगह कुछ और बेनिफिट दे दिए जाते हैं। मान लीजिए मैं आपकी कंपनी में काम कर रहा हूं, तो मैंने आपसे बोला या आपने मुझसे बोला कि चलो आज इस महीने सैलरी ना लो, इस महीने एक काम करो, मेरा फ्लैट है उसमें रह लो जाके, फ्री ऑफ कॉस्ट रह लो जाके। तो पेमेंट मैंने किसी और तरीके से कर दी, ठीक है ना। तो ये चीज होती है पेमेंट इन काइंड, ठीक है। अब देखिए नेट इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप सबसे पहली बात किसमें के अंदर आता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप आता है ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर। किसके अंदर आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है वो हम लोग इनकम मेथड के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आता है। रिटेन अर्निंग मतलब क्या होता है, रिटेन अर्निंग मतलब होता है सेविंग। रिटेन अर्निंग मतलब क्या होता है, सेविंग्स, ठीक है। अब देखिए अब आपको नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप निकालना है, तो वही फिर से करिए कि बाहर से कितना पैसा आया माइनस कितना पैसा दिया गया। तो नेट इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट रिसीव्ड बाय द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड सिमिलर पेमेंट मेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बात करी जा रही। प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आता है। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मतलब कि जो इनकम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से हो रही है। तो प्रॉपर्टी से हमें क्या मिलता है, रेंट, और एंटरप्रेन्योरशिप से क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो जो रेंट और प्रॉफिट बाहर से आ रहा है हमारे रेसिडेंट को मिल रहा है, और माइनस जो हमने रेंट और प्रॉफिट हमने दिया है नॉन रेसिडेंट को, तो उन दोनों को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये इन्होंने एबिलिटी जोन में अभी से इसलिए समझा दिया, वैसे तो इनको 4th चैप्टर में समझाना चाहिए जब हम लोग वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड को डिटेल में पढ़ेंगे। और थर्ड है हमारा नेट रिटेन अर्निंग ऑफ रेसिडेंट कंपनीज अब्रॉड। अब देखिए नेट रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग मतलब क्या होता है, सेविंग। रिटेन अर्निंग मतलब क्या होता है, सेविंग। और नेट सेविंग मतलब नेट सेविंग कैसे निकलेगी, नेट सेविंग निकलेगी इट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटेन अर्निंग ऑफ रेसिडेंट कंपनीज, मतलब कि यहाँ के लोगों ने कितना पैसा सेव करा माइनस कितना पैसा बाहर वालों ने सेव करा। तो उनको जब हम माइनस कर देंगे तो वो क्या कहते हैं कि वो क्या आ जाएगा, नेट रिटेन अर्निंग की, मतलब एक्चुअल में कितनी सेविंग हुई। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिटेन अर्निंग ऑफ रेसिडेंट कंपनीज, सबसे पहले किसने सेव करा, रेसिडेंट कंपनीज ने कितना सेव करा जो कि बाहर लोकेटेड अब्रॉड है, एंड रिटेन अर्निंग ऑफ फॉरेन कंपनीज लोकेटेड विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, और जो डोमेस्टिक टेरिटरी में विदेशी कंपनियां लोकेटेड हैं उन्होंने कितना सेव करा। जब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, नेट रिटेन अर्निंग ऑफ रेसिडेंट कंपनीज अब्रॉड, ठीक है। ये आप समझ लीजिए, उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको आना चाहिए। तीनों चीजें एबिलिटी जोन में दी हैं तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये ग्रीन जीएनपी तो हमारे सिलेबस से हट चुका है, ये आज हम लोग समझते हैं ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट। ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट बुक में जैसा दिया है वो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देगा, इसलिए मैंने अपने नोट्स की हेल्प से आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ, हाँ ठीक है। अब मान लीजिए आप एक, मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपके पास एक कोई एमआई का फोन था, मान लीजिए आपके पास एमआई का फोन है, ठीक है। आपके पास एमआई का फोन है तो आप एमआई का फोन परचेस करके लाए। मान लीजिए एमआई का फोन आपका 8000 का आप परचेस करके लाए। कितने का लाए आपका एमआई फोन, 8000 रुपीज का परचेस करके लाए। आप एमआई का फोन 8000 रुपीज का परचेस करके अगर लाए तो आफ्टर 1 मंथ आपसे किसी ने बोला कि जो आप एमआई का फोन परचेस करके लाए थे उसके आज के टाइम एक्चुअल वैल्यू कितनी है,
आज आप जो एमआई का फोन परचेस करके लाए उसकी आज के टाइम एक्चुअल वैल्यू कितनी, तो आप बोलोगे कि 5000 है उसकी एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। तो आप एमआई का फोन कितने का परचेस करके लाए थे, परचेजिंग वैल्यू क्या थी एमआई के फोन की 8000, और जो आज के टाइम उसकी एक्चुअल वैल्यू आफ्टर 1 मंथ उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है 5000। तो क्या हो रहा है, जब हम परचेजिंग वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू में जा रहे हैं तो वैल्यू कम हो रही है कि नहीं हो रही। तो यही सेम होता है हमारा जब हम ग्रॉस, ग्रॉस मतलब क्या होता है परचेजिंग वैल्यू, परचेजिंग वैल्यू एमआई के फोन की कितनी थी 8000, ठीक है। तो 8000 का जब हम फोन लाए थे उसके बाद हम 1 मंथ बाद हमसे किसी ने बोला कि उस एमआई के फोन की आज एक्चुअल वैल्यू कितनी है, तो हमने बोला उस एमआई के फोन की आज एक्चुअल वैल्यू है 5000। तो 5000 उसकी एमआई के फोन की एक्चुअल वैल्यू आज हो गई। तो ये क्या कम हो गया, ये कम हो गया हमारा, क्या कम हो गया, डेप्रीसिएशन हो गया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब हम परचेजिंग वैल्यू मतलब जितने का सामान खरीदा उसके बाद हम जब उसकी एक्चुअल वैल्यू मतलब 1 मंथ बाद जब हमने उसकी एक्चुअल वैल्यू पूछी तो क्या कम होता है, डेप्रीसिएशन। तो ग्रॉस से जब हम नेट जाते हैं तो क्या माइनस होता है, डेप्रीसिएशन, ठीक है ना। और जब हम नेट से ग्रॉस जाते हैं तो डेप्रीसिएशन क्या होता है, प्लस होता है। डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम होता है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम क्या होता है, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और तीसरा नाम होता है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया है। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल नॉर्मली पेपर में पूछा जाता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब परचेजिंग वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू मतलब कि ग्रॉस से जब हम नेट जाते हैं तो डेप्रीसिएशन क्या होता है, माइनस होता है, और नेट से जब हम ग्रॉस जाते हैं तो डेप्रीसिएशन क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और मार्केट प्राइस मतलब होता है मार्केट प्राइस, ठीक है। तो एक मैं फिर से आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपके पास एमआई का फोन है, एमआई का फोन है आपके पास, आप एमआई का फोन परचेस करके लाए, और एमआई का फोन जैसे है तो एमआई के फोन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब होता है लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, लागत। तो एमआई का फोन की जो लागत थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, मान लीजिए कितनी थी, 7000 थी। कितनी थी, 7000 थी, ठीक है। बट मार्केट में वो 7000 का तो बिकेगा नहीं, मार्केट में उसमें कुछ तरीके के टैक्स वगैरह ऐड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब हम फैक्टर कॉस्ट से मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से जितने का चीज बनी उससे जब हम मार्केट प्राइस की ओर जाते हैं, जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से मार्केट प्राइस जाते हैं मतलब कि फैक्टर कॉस्ट से जब हम मार्केट प्राइस जाते हैं तो क्या ऐड हो जाता है, हमारा ऐड हो जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या ऐड हो जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मान लीजिए पेन है, ये कंपनी से बन के निकला 10 रुपए का, मार्केट में 10 रुपए का थोड़ी ना बिकेगा, ये कम से कम 15 या 20 रुपए का बिकेगा, ठीक है ना। तो फैक्टर कॉस्ट से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से जब हम मार्केट प्राइस जाते हैं तो क्या ऐड हो जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, देखिए दो तरीके के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब होता है जिसका हम बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, जैसे कि इनकम टैक्स, इनकम टैक्स हम ही को देना है तो उसका हम बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, ये हम नहीं कह सकते मेरा इनकम टैक्स आप दे दीजिए, ठीक है ना। बट इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी, जीएसटी का हम बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को जीएसटी दी तो होलसेलर अब किससे वसूलेगा जीएसटी, होलसेलर रिटेलर से वसूलेगा जीएसटी। तो इनडायरेक्ट टैक्स का हम बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं बट डायरेक्ट टैक्स का हम बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, जस्ट लाइक इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटी, ये इन सब का बर्डन, ये सब हमारे डायरेक्ट एक्साइज ड्यूटी, इन सब का बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि हमारा भाई ये टैक्स इनकम टैक्स तुम दे दो या आप हम नहीं, हम इनसे ले लो मेरा इनकम टैक्स, ठीक है ना। तो इनकम टैक्स का हम बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, इसलिए इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब होते हैं जिनका हम बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे जीएसटी, हम अगर किसी को पे कर रहे हैं तो हम उस दूसरे के ऊपर बर्डन डाल देंगे कि हाँ आप पे कर दे, हम आपके ऊपर बर्डन डाल देंगे कि हमने जीएसटी दी है तो हम आपसे वसूल लेंगे जीएसटी जो हमने जीएसटी दी है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ होता क्या है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स का कभी कभी क्या होता है, पेपर में नेट इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली नहीं दिया जाता है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब देखिए जब हमारा कोई सामान बनता है तो उसमें जैसे मान लीजिए ये था पेन, ये पेन था, जैसे ये 10 रुपए का पेन बना था, या तो यही एग्जांपल ले लेता हूं मैं, मान लीजिए एमआई का फोन 7000 रुपीज का बना, 7000 रुपीज का एमआई का फोन बना तो मार्केट में वो 9000 रुपीज का सेल हो रहा है, ठीक है। 9000 रुपीज का सेल हो रहा है, क्यों, इसमें काफी ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स लगे हैं, जीएसटी वगैरह लगा है। होता क्या है कभी कभी कि
गवर्नमेंट जो मतलब जैसे मान लीजिए कोई बाहर की कंपनी अगर हमारे यहाँ कंपनी खोलती है, हमारे यहाँ एक कंपनी प्लांट लगाती है, सेटअप करती है, तो गवर्नमेंट उससे क्या देगी, सब्सिडी देगी, फाइनेंशियल हेल्प देगी। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए इनका फोन बन के तैयार हुआ 7,000 रुपए का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकी 7,000 लगी, बट मार्केट में ये लोग 9,000 का बेच रहे हैं। 9,000 का क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स इसमें इंक्लूड कर दिया इन लोगों ने जो जीएसटी इन्होंने गवर्नमेंट को दी उसमें भाई वसूलेंगे तो कहीं ना कहीं से है ही, तो उसमें इन्होंने ऐड कर दिया, 9,000 का वो फोन बन गया। अब होता क्या है, जब गवर्नमेंट इनसे हेल्प देती, गवर्नमेंट इनको क्या करती, हेल्प देती कि हाँ ठीक है आप इंडिया में प्लांट लगा रहे हैं, तो हम एक आपको काम करते हैं कि सस्ते दाम पे जमीन दिला देते हैं, सस्ते दामों पे इलेक्ट्रिसिटी दिलवा देंगे। तो ये लोग क्या करते हैं कि इनका जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इनका जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वो कम हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको हेल्प दे दी। पहले से उनकी कम कॉस्ट लगेगी अब सामान बनाने में, पहले से उनका कम खर्चा होगा, तो यही 7,000 वाली चीज अब कितने की बिकने लगेगी, 8,000 रुपए की बिकने लगेगी, ठीक है ना। कितने की बिकेगी, 8,000 की बिकने लगेगी, ठीक है। अब 8,000 की क्यों बिकने लगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको क्या दे दी, सब्सिडी दे दी। सब्सिडी मतलब होता है फाइनेंशियल हेल्प, और सब्सिडी इनडायरेक्ट टैक्स से माइनस हो जाती है, ठीक है। सब्सिडी क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स से माइनस हो जाती है, ऑब्वियस सी बात है भाई। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप चलो ये दिल्ली में एक फैक्ट्री लगाइए, ठीक है, मैं आपको हेल्प करूंगा। तो जब आपको मैं हेल्प करूंगा तो आपकी अल्टीमेटली बात है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो थोड़ी कम आएगी, क्योंकि मैं आपको हेल्प कर दे रहा हूँ, आपका प्रोडक्ट का प्राइस पहले से कम होगा क्योंकि मैंने आपको हेल्प करा। तो वही बात होती है नेट इनडायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज में। इनडायरेक्ट टैक्स मान लीजिए 8,000 मैंने दिया, और उसमें से गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी कि हाँ ठीक है आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं आपको सस्ते दाम पे बिजली या सस्ते दाम पे लैंड, सस्ते दाम पे आपसे मैं कुछ कम लूंगा टैक्स वगैरह, तो वो माइनस हो जाता है। तो इन दोनों को माइनस करके जो निकलता है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स अल्टीमेटली हमारा जो प्रोडक्ट में ऐड हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, तो वही मैं बता रहा था, नेट इनडायरेक्ट टैक्स अल्टीमेटली हमारा जब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाते हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से जब हम मार्केट प्राइस जाते हैं, तो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हो जाता है। और जब मार्केट प्राइस मतलब कि मार्केट में कितने प्रोडक्ट बना उससे हम गए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि फैक्टर कॉस्ट में गए, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हो जाता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। और सब्सिडी को क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एज ए हेल्प देती है, तो उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स में माइनस कर देते हैं, और फिर जो हमारा निकलता है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। इसके बाद का लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस।